बाइस्कोप की बातें। दोस्तों, पॉलिटिक्स और इलेक्शन को लेकर हमारे फिल्मकारों ने बहुत कम कहानियां कही हैं, और कही भी हैं तो नजर कहानी पर कम और बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा रखी है। ये दूसरी बात है कि ध्यान कहीं और हो तो आदमी अक्सर रास्ते में भटक जाता है। सो जाहिर है, राजनीति पर बनी गिनी चुनी फिल्में ही अच्छी कहलाने लायक हो पाईं। ऐसी ही अच्छी फिल्मों की कतार में अव्वल नंबर के आसपास ही खड़ी है बिमल रॉय की फिल्म परख। चुनावी जोड़तोड़ पर बनी सुरीले व्यंग्य वाली ये फिल्म आई तो बेशक 1960 में थी, लेकिन इसकी कहानी की पैनी चुभन आज भी उसी तरह बरकरार है और इस नाते इसे पुरानी कहने को जी नहीं करता। आज हम इसी पुरानी लेकिन नई जैसी फिल्म परख की बातें सुनेंगे लोकेंद्र शर्मा की जबानी। जानकारियां बटोरने और आलेख तैयार करने वाले हैं अशोक अय्यर। प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में सहायक हैं PKA नायर। तो आइए अब सुनते हैं बाइस्कोप की बातें प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा से फिल्म परख की बातें। नदी दे अपने को सदा, तो हकीकत खुल जाए तो सारा नशा उड़ जाएगा। इस गीत को सुनकर चौंकिए नहीं दोस्तों, क्योंकि इसकी हकीकत वाकई नशा उड़ाने वाली एक सच्चाई है। इस गीत के गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन और फिल्म का नाम था परख। जी हां, परख। और ये परख आम दर्शकों तक नहीं पहुंच पाई थी। एक तो इसलिए क्योंकि सन 1980 में बनी इस परख के निर्देशक विजय कपूर का देहांत हो गया, और दूसरे कुछ और तकनीकी कारण ऐसे रहे जिनकी वजह से इस परख को रिलीज हासिल नहीं हो पाया। कई फिल्में पूरी तो हो जाती हैं, रिलीज नहीं हो पाती। हां, केवल एक फिल्म ऐसी है जो पूरी नहीं हुई, इसके बावजूद अपने अधूरेपन के साथ ही रिलीज कर दी गई थी। शायद आपको याद हो, इस अधूरी फिल्म का नाम था लव एंड गॉड। इसके निर्माता और निर्देशक थे मुगल आजम से अमरत्व पाने वाले के आसिफ। बहरहाल सन 1980 में बनी नाथ पिक्चर्स की फिल्म परख पूरी होकर भी रिलीज नहीं हो पाई, और अगर हो जाती तो परख नाम की ये चौथी फिल्म होती। इस नाम की पहली फिल्म सन 1937 में बनी थी द्वारिका पिक्चर्स के बैनर तले। निर्देशक थे B. आप्टे। नूरजहां और राजकुमारी अभिनीत इस फिल्म के संगीतकार थे B.S. हुगन। फिर परख नाम की दूसरी फिल्म आई सन 1944 में। इसे सोहराब मोदी ने डायरेक्ट किया था, और इस फिल्म के दो संगीतकार थे, खुर्शीद अनवर और सरस्वती देवी। सेंट्रल स्टूडियो की इस फिल्म के सितारे थे मेहताब, बलवंत सिंह, शाहनवाज और याकूब। इसके बाद परख नाम की तीसरी फिल्म सन 1960 में आई, और आज हम इसी परख फिल्म की बातें करेंगे, जिसके निर्माता और निर्देशक थे बिमल रॉय। बिमल रॉय की फिल्म परख के संगीतकार थे सलिल चौधरी। लेकिन सलिल चौधरी केवल संगीतकार ही नहीं थे। सलिल चौधरी बहुत अच्छे कहानीकार भी थे।
बिमल रॉय उनकी ही कहानी रिक्शे वाला पर एक बेहद सशक्त फिल्म बना भी चुके थे, 2 बीघा जमीन, और बिमल रॉय ने उन्हीं की कहानी को एक बार फिर चुना फिल्म परख के लिए। वैसे सलील चौधरी ने कलम के साथ साथ निर्देशन पर भी हाथ आजमाया था। शायद आपको याद हो, सन 1966 में उनके निर्देशन में बनी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पिंजरे के पंछी, और जिसके कलाकार थे बलराज साहनी और मीना कुमारी। सन 1960 में बिमल रॉय की 2 फिल्में रिलीज हुई थीं, उसने कहा था और परख। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की इसी नाम की एक कहानी पर बनी थी। इस फिल्म के निर्देशन का जिम्मा बिमल रॉय ने मोनी भट्टाचार्य को सौंपा था। नायक और नायिका थे सुनील दत्त और नंदा। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, झिंगर बोले चिकी मीठी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। फिल्म उसने कहा था में सलील चौधरी का संगीत बेशक हिट हुआ, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। और रही बात परख की, तो इसका निर्देशन स्वयं बिमल रॉय ने संभाला। संगीत सलील चौधरी का ही रहा, जिनकी कहानी भी थी। फिल्म परख में बिमल रॉय ने एक और कमाल किया। गीतकार शैलेंद्र से गीतों के साथ साथ फिल्म के संवाद भी लिखवाए, और बेशक शैलेंद्र ने बहुत अच्छे संवाद लिखे। ये लीजिए मनी ऑर्डर। लाओ। अरे सीमा, तुम? इसमें ताजुब की क्या बात है? पिताजी रिटायर हुए की नौकरी मेरे। देख क्या रहे हो? सोच रहा हूँ अगर ऐसा पोस्ट मास्टर मिल जाए तो हर रोज मनी ऑर्डर किया करूँ। 60 रुपये के तो स्कूल मास्टर हो, रोज मनी ऑर्डर के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म परख के संवाद तो लिखे ही, कुछ फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। ये फिल्में थीं नया घर, मुसाफिर और बूट पॉलिश। जिन लोगों ने फिल्म बूट पॉलिश देखी है, शायद उन्हें याद हो कि ये गाना शैलेंद्र पर ही फिल्माया गया था। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के, चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। मूल रूप से शैलेंद्र गीतकार थे, लेकिन कभी संवादों और कभी अभिनय के अलावा एक बार उन्होंने फिल्म निर्माण भी किया। राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजी गई फिल्म तीसरी कसम का निर्माण शैलेंद्र ने ही किया था। दुर्भाग्य की बात है कि तीसरी कसम पूरी हुई और शैलेंद्र की जीवन लीला भी पूरी हो गई। बहरहाल, हम फिल्म परख की बातें कर रहे थे। इस फिल्म की हीरोइन थी साधना। साधना की इमेज एक फैशनेबल अभिनेत्री की रही। अपनी पहली फिल्म लव इन शिमला में साधना का ग्लैमरस रोल था। जिन दिनों फिल्म लव इन शिमला बन रही थी, उन्हीं दिनों साधना को पता चला कि बिमल रॉय अपनी नई फिल्म परख के लिए एक हीरोइन ढूंढ रहे हैं। साधना फौरन उनसे मिलने जा पहुंची। सजी धजी मॉडर्न साधना को देखते ही बिमल रॉय ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन साधना फिर भी निराश नहीं हुई। उन्होंने बिमल रॉय से 10 मिनट की मोहलत मांगी और बिमल रॉय के ही ऑफिस के ही बाथरूम में जाकर अपना सारा मेकअप धो डाला। कटे सांवरे बालों को पीछे ले जाकर जोड़े की शक्ल में बांधा और दोबारा वे बिमल रॉय के सामने आकर खड़ी हो गईं। साधना की लगन और बदला हुआ रूप देखकर बिमल रॉय सोचने पर मजबूर हो गए और उन्होंने साधना को फिल्म परख की हीरोइन के लिए चुन लिया। चलो अच्छा ही हुआ। पैसे भेजने की जरूरत पड़ी तो दिखाई तो दिए। क्यों, जो देखना चाहता है वो तो देख ही लेता है। सुना है कि वो लोग कल तुम्हें देखने आए थे? आए तो थे। खूब श्रृंगार किया होगा तुमने। क्यों नहीं करूंगी? क्या मुझे शौक नहीं है? जरूर है। ये भी सुना है कि वर एक आंख से काना है। और ये नहीं सुना कि वर के बाप के दोनों कान भी कटे हुए हैं। वर की आंख बनवाने के लिए अपने खर्चे से उसे विलायत भेजेंगे, तब होगी शादी। ठीक ही तो है। एक आंख से इतना रूप देखकर भला किसी का जी भर सकता है? ये साधना की खुशकिस्मती थी कि करियर की शुरुआत में उन्हें अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने के 2 चैलेंजिंग मौके मिले। पहली फिल्म में वे चुलबुली मॉडर्न लड़की के रोल में चमकी और
दूसरी फिल्म में उन्हें सीधी सादी गांव की लड़की का रूप मिला। मिला है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, हो सच्चे मोती वाला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, सुनो क्या कहता है झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, मिला है किसी का झुमका। शैलेंद्र को इस सिचुएशन पर गीत के बोल सूझ नहीं रहे थे, तो सलील चौधरी ने शैलेंद्र से कहा कि चलो कहीं बाहर घूम कर आते हैं। दोनों आरे कॉलोनी जा पहुंचे। यहाँ खूबसूरत बाग बगीचों में उन दिनों अक्सर फिल्मों की शूटिंग्स होती रहती थीं। वहीं बाग में बैठकर गुफ्तगू करते वक्त अचानक गुड़हल का एक फूल उनके पास आकर गिरा। शैलेंद्र ने फूल उठाया और गुनगुनाने लगे, मिला है किसी का झुमका, और बस गीत का मुखड़ा मिल गया और वहीं पर उन्होंने ये पूरा गाना लिख डाला। फिल्म में ये गीत शुरू होने से पहले साधना को भी गुड़हल का फूल मिलता है और वो उसे उठाकर ये गाना शुरू करती है। जीवन भर का नाता परदेसिया से जोड़ा, आप गए पिया संग मुझे यहाँ छोड़ा, जीवन भर का नाता परदेसिया से जोड़ा, आप गए पिया संग मुझे यहाँ छोड़ा, पड़ा है अकेला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका। पहले ऐसा सोचा गया था कि फिल्म परख में एक भी गाना नहीं रखा जाए। कितनी अजीब बात होती, कहानी एक संगीतकार की, संवाद गीतकार के, और फिल्म से गाने नदारद। लेकिन शुक्र है ऐसा नहीं हुआ, वरना संगीत प्रेमी फिल्म परख के मीठे गीतों से महरूम रह जाते। वैसे तो परख में 5 गाने थे, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर हुआ था ये गाना। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना। लता मंगेशकर ने कई बार ये कहा कि ये गाना उनके गाए हुए 10 श्रेष्ठ गीतों में से एक है। दरअसल ये गीत हिंदी में बनने से पहले बंगला में बन चुका था। बंगला गायिका भी लता मंगेशकर ही थीं और संगीतकार भी सलील चौधरी ही। बंगला में इस गीत के बोल कुछ यूं थे, ना जियो ना रोजोनी एकोनी बाकी। बाद में यही बंगला गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि हिंदी में भी बना और फिल्म परख का अमर गीत बन गया। तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, मीठी मीठी आंगनी में जले मोरा जियरा, ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना। जिन दिनों फिल्म परख बन रही थी, उन्हीं दिनों बासु भट्टाचार्य सहायक निर्देशक के तौर पर बिमल रॉय से जुड़े। शायद इसीलिए फिल्म की पूरी यूनिट उन्हें परख बाबू कहकर पुकारती थी। आइए अब कुछ बातें करें फिल्म परख के नायक वसंत चौधरी के बारे में। तुम नहीं समझोगी, सब अंग्रेजी खाने हैं। तो फिर मुझे बता क्यों रहे हो? ओहो, बिगड़ती क्यों हो? मिस अजंता सिर्फ अंग्रेजी खाना पकाने ही में माहिर नहीं, अंग्रेजी बोलती भी बड़े सर्राटे से है। नीमो के स्कूल में पढ़ी है ना, और पियोनों पर बैठकर जो गाना उन्होंने सुनाया तो वाह वाह, उठकर आने को मन ही नहीं हो रहा था वहां से। तो उठ क्यों आए? जाओ, फिर चले जाओ वहीं। वसंत चौधरी बंगला फिल्मों के कामयाब अभिनेता थे, लेकिन हिंदी फिल्मों में वे चल नहीं पाए। फिल्म परख के काफी अरसे बाद उन्होंने मयूरी और ग्रहण जैसी हिंदी फिल्मों में काम किया।
सन 1991 में तपन सिन्हा की बहुचर्चित फिल्म एक डॉक्टर की मौत में भी वसंत चौधरी नजर आए। वैसे 40 बरस के अपने अभिनय करियर में वसंत चौधरी ने करीब 200 बंगला फिल्मों में और लगभग 2000 मंच नाटकों में अभिनय किया। वे पुरानी और दुर्लभ कलाकृतियों के बहुत शौकीन थे। सितंबर सन 2000 में अपनी मृत्यु से कुछ ही दिन पहले उन्होंने श्री गणेश की 101 दुर्लभ मूर्तियों का अपना संग्रह कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम को दान किया था। उनके पास सिक्कों का भी दुर्लभ संग्रह था और हाथों से बुने गए दुशालों का भी। वे कलकत्ता के शेरिफ भी रहे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश के वे लाइफ मेंबर थे। आइए अब फिल्म परख की कहानी पर आ जाएं। दरअसल परख की कहानी की थीम एक पुरानी विदेशी फिल्म से प्रेरित थी। इस फिल्म में एक अमीर विधवा बरसों बाद अपने वतन लौटती है और फिर से अपने लिए एक योग्य वर की तलाश करती है। उसकी बेशुमार दौलत को देखकर कई सारे लोगों की भीड़ लग जाती है और हर कोई अपने को बेहतरीन वर साबित करने की कोशिश करता है। फिल्म परख में अमीर विधवा की भूमिका 5 लाख रुपए का एक चेक निभाता है, जिसको हासिल करने की खातिर लोग कैसे कैसे रंग बदलते हैं। लेकिन विदेशी कहानी को भारतीय परिवेश में ढालते हुए इसे हमारी चुनाव प्रणाली पर एक तीखा व्यंग्य बना दिया गया। जनतंत्र का मंत्र है चुनाव यानी इलेक्शन, और इलेक्शन का प्राण है वोट। वोट के हथौड़े से ठोक बजाकर जनता अपने लिए अच्छे और सच्चे लीडर का चुनाव करती है। यही जनतंत्र का सुरीला रूप है। लेकिन गद्दी हथियाने की बेसुरी हसरतें इलेक्शन को तिकड़मी अखाड़ा भी बना सकती हैं। ये बात समझदारों को समझाने की आवश्यकता नहीं। फिल्म परख में बिमल रॉय ने दर्शकों की इसी समझ को परखने का काम किया। कहानी राधानगर नाम के एक छोटे से गांव की है। राधानगर में एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस था। इसमें सिर्फ 2 कर्मचारी थे। एक तो पोस्टमास्टर निवारण बाबू यानी नजीर हुसैन और दूसरा लंगड़ा पोस्टमैन आराधन यानी मोतीलाल। दादा, रोज इतनी चिट्ठियां आती हैं मगर आपकी कभी नहीं आती। 1.5 महीने से मैं काम कर रहा हूँ मगर ऐसा कभी नहीं देखा कि आपकी कोई चिट्ठी आई। क्या है? अब हमारा है ही कौन जो हमें चिट्ठी लिखे। 1.5 महीने तो क्या 20 बरस हो गए पोस्ट मास्टरी करते, लेकिन कहीं से भी कुछ चिट्ठी नहीं। क्यों? भाभी को मैं क्या नहीं भेजा? भेजा था रे, लेकिन वो तो चिट्ठी नहीं लिखती। हाँ, एक बार चिट्ठी लिखी थी, लेकिन पता कुछ ऐसा लिखा कि चिट्ठी लापता हो गई। हाय हाय, तो वो भी चिट्ठी नहीं मिली। पोस्टमास्टर निवारण बाबू के घर उनकी बीमार पत्नी यानी लीला चिटनीस और जवान बेटी सीमा यानी साधना भी थीं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी और उस शादी के कर्ज से ये घर आज भी उबर नहीं पाया था। पोस्टमैन आराधन का पैर खराब था और वो लंगड़ा कर चलता था, लेकिन दिमाग भी सही था और सोच भी। बिटिया, वो हमारी कड़क चाय करवा। शक्कर नहीं है चाचा। शक्कर नहीं है? तो मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं ले आता। अभी लाता हूँ। नहीं चाचा, रोज रोज तुम शक्कर क्यों लाओगे? देखो बिटिया, और जो तुम चाहो करो मगर भगवान की हंसी न उड़ाया करो। मैं कौन हूँ लाने वाला? मैं तो खाने वाला हूँ। लाने और जुटाने वाला तो वो है ऊपर वाला, नीली छतरी वाला। गांव में एक स्कूल भी था और स्कूल का एक मास्टर भी। मास्टर जी थे नौजवान रजत यानी वसंत चौधरी, जो सही मायनों में निस्वार्थ भाव से गांव की सेवा करता रहता था। रजत और सीमा एक दूसरे को चाहते भी थे। बस बस रहने दो। इतने दिनों से मुंह छुपाए फिरते रहे और अब बातें करते हो बड़ी बड़ी। सच बताता हूँ सीमा, मुझे कोई फुर्सत नहीं मिलती। मैंने बहुत कोशिश करके देखा कि गांव के बड़े लोग कुछ नहीं करेंगे, इसलिए मैंने बच्चों का एक दल बना लिया है। गांव के रास्तों और जंगलों को साफ करके यहाँ से मलेरिया को भगा रहा हूँ। क्या मलेरिया? लेकिन हम तो इन सब में नहीं हैं। हम अपना उद्धार नहीं हुआ और हम देश उद्धार करने चले। तुम क्या देश के बाहर हो सीमा? राधानगर गांव में एक पंडित भी थे, पंडित तर्क अलंकार
यानी कन्हैयालाल मंदिर के सर्वे सर्वा, स्वभाव से नख चढ़े, दम्भी, चापलूस और लगाई बुझाई में सबसे अव्वल। क्या कहा? मूर्ख कहीं का, हमारी तरफ गाय बैल ज्यादा रहते हैं। मैं दिखा दूंगा तुझे, नरक का कीड़ा। अरे अलंकार जी, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? देखो पोस्ट मास्टर, अपने इस नए डाकिये को समझा दो, जो कुछ मुंह में आता है बक देता है। ये जानता नहीं कि हम कौन हैं। ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा बच्चों के, लेच चांदा। पंडित जी आग बबूला होकर चल दिए तो पोस्ट मास्टर जी ने आराधन को ऊंच नीच समझाई। देख आराधन, तू अभी नया नया काम पर लगा है, इन बड़े लोगों के मुंह मत लगा कर। हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए, समझा? क्यों? हम इनका कुछ दिया खाते नहीं। उस दिन मैं डाक लेके इनके घर के अंदर घुस गया, सारे घर को गोबर से लीप दिया। मगर दूसरे दिन जब मैं मनी ऑर्डर लेके पहुंचा और उनसे पूछा कि पंडित जी आप मेरा छुआ हुआ रुपया लेंगे या मैं वापस ले जाऊं, तो हंस के दांत दिखा दी। कहने अर्थे नियम नास्ति, यानी रुपए पैसे के मामले में छूछात कोई चीज नहीं। पंडित तर्क अलंकार के अलावा गांव में हरिहर भंज यानी अशित सेन का भी दबदबा था। अधेड़ उम्र का ये विधुर भंज सीमा पर फिदा था और आते जाते उसे ताकने का मौका कभी नहीं छोड़ता। पंडित तर्क अलंकार और हरिहर भंज में गाड़ी छनती थी। और तो और साफ सफाई का कोई सामूहिक आयोजन होता तो जैसे वे देख ही नहीं पाते। अब अपनी आंखों से देख लीजिए। किसके हुक्म से ये तालाब पाट रहे हो? इस छोटे से गड्ढे को आप तालाब कह रहे हैं? खबरदार, मैं सबको पुलिस में दे दूंगा। जानते हैं तर्क अलंकार जी, 1 महीना पहले मैंने इस तालाब में 100 रुपए की मछलियां छोड़ी थी। मछली तो यहाँ एक भी नहीं है। हाँ, मच्छरों के अंडे हैं लाखों, और अगर वो आप ना फेंके हो तो बात दूसरी है। चुप रहो बदमाश, छोटा मुंह बड़ी बात। जाओ जाओ भागो यहाँ से, चलो चलो। भंज साहब, अब देश स्वाधीन हो चुका है, क्या गांव के स्वास्थ्य बिगाड़ने के अपराध में पुलिस आप ही को न पकड़ ले? जा जा, देखता हूँ पुलिस किसे पकड़ती है। मैं अभी दरोगा जी के पास जाता हूँ। चलिए। बिल्कुल ठीक, कथे साक्षम सभा से अपना काम करो, जाओ। भंज ने एक दिन पंडित जी को पोस्टमास्टर बाबू के पास भेजा। कोशिश ये थी कि जैसे भी हो सीमा का रिश्ता भंज के साथ करने पर उन्हें राजी कर लिया जाए। अच्छा, ये भंजू बाबू के लिए तुम्हारी क्या राय? ये अच्छे हैं। नहीं, दुनिया में सभी अच्छे, पर कोई मामा के रूप में अच्छा है, कोई ससुर के रूप में। मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। सोचो निवारण, सोचो। 1 लाख से ऊपर का आसामी है सारी जायदाद मिला के। घरवाली मरी चुकी है और बाल बच्चा घर में कोई है नहीं संभालने वाला। मैं पूछता हूँ दामाद के रूप में भंजू बाबू कैसे रहे? पंडित जी किसके भले के लिए उतावले थे सो पोस्टमास्टर बाबू जानते थे। उधर रजत के प्यार में डूबी हुई सीमा का ये हाल था मानो सारी दुनिया उसके कदमों में हो। हर पल खुशी के तराने उसके लबों पर गूंजते रहते थे। मिला है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, हो सच्चे मोती वाला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, सुनो क्या कहता है झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, मिला है किसी का झुमका। प्यार का हिंडोला यहाँ झूल गए नैना, सपने जो देखे मुझे भूल गए नैना। प्यार का हिंडोला यहाँ झूल गए नैना, सपने जो देखे मुझे भूल गए नैना। हाय रे बेचारा झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका। अरे बाबा, मैं तो डर ही गई। कब आई? जब तुम गा रही थी। तो इतनी देर पानी में डुबकी लगाए रे? हाँ, एकदम पातालपुरी के राजमहल में पहुंच गया। क्यों? राजकुमारी के खोज में। राजकुमारी की इतनी चाह तो हुए उनके दर्शन, लेकिन पता जरूर मिल गया। क्या पता मिला? उन्होंने
राधा नगर में पोस्ट मास्टर जी के यहाँ जन्म लिया है। चौहट। सच मानो। और बेचारे राजकुमार की दुर्दशा तो तुम देख ही रही हो। हाँ, बेचारे का उड़न खटोला बन गया साइकिल और सिपाही हो गए स्कूल के चले चाटे। बिल्कुल ठीक। एक दिन पोस्ट मास्टर निवारण बाबू के नाम एक चिट्ठी आई। पोस्ट मास्टर राधानगर। राधानगर के पोस्ट मास्टर तो आती हैं। आखिर आपके नाम भी चिट्ठी आई गई दादा। देखो ना, देखो किसकी चिट्ठी है। अरे देखना क्या, मैं जानता हूँ कैसी चिट्ठी है। भुजबल के कुछ रुपए बाकी थे, उसने नालिश करने की धमकी दी थी। उसी के वकील का नोटिस होगा। दादा पढ़ के देखते लो क्या लिखा है। जब पोस्ट मास्टर बाबू ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो घबरा से गए। आराधन, क्या हुआ दादा? तो तबीयत खराब है? कोई बुरी खबर तो नहीं है? पोस्ट मास्टर बाबू को मिली चिट्ठी ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी। उनकी पत्नी ने जब उन्हें करवटें बदलते हुए देखा तो वो भी परेशान हो उठी। आज तुम्हें हो क्या गया है? इतनी रात बीत गई, सोओगे नहीं? देखो बात ये है, आज एक चिट्ठी आई है। अजीब चिट्ठी है वो। वो रात पोस्ट मास्टर बाबू ने आंखों ही आंखों में काटी और अगले दिन वे सीधे गांव के जमींदार तांडव तरफदार यानी जयंत की कोठी पर जा पहुंचे। कहो, कुछ काम है? जी, आपसे एक सलाह लेना है। एक चिट्ठी आई है। तुम्हारे नाम पे? तो हमसे क्या वास्ता? जी, चिट्ठी कुछ ऐसी है कि गांव के 5 जन इकट्ठे हों तो सबके सामने कहूं। अगर आपको कष्ट न हो तो शाम को थोड़ी देर के लिए पोस्ट ऑफिस में आ जाइएगा। गरज तुम्हारी है हुजूर की? जी, गरज तो मेरी है। तो फिर सरकार वहां क्यों जाए? जिसकी गरज पड़ेगी आएगा यहाँ। ये भी ठीक है। तो ऐसा करता हूँ सरकार, गांव के 5 जन को यहीं बुला लेता हूँ। अब पोस्ट मास्टर बाबू का काम था 5 आदमियों की तलाश। सबसे पहले उन्होंने अपना रुख मंदिर की तरफ किया जहां पंडित तर्क अलंकार एक निर्धन पर कुपित हो रहे थे। अरे अरे अरे, मुझे छुएगा क्या? देख रहा है कि पूजा की थाली हाथ में लिए हूँ। अंधा हो गया तू? चल नीचे चल। शास्त्री जी, मैं तो चरणामृत लेने आया था, अपनी बच्ची के मुंह लगा लेता। बेचारी दोपहर में तड़प तड़प कर मरी जा रही है। देख रहे हो पोस्ट मास्टर कमीने की हरकत? अभी भगवान का भोग लगा नहीं और चरणामृत ने पहले दे दी। चल चल, भोजन की बात चल। पंडित जी, आज शाम को जिम्मेदार साहब से मैंने पंचायत बुलाई है, कृपा करके आप पधारिएगा। पंचायत तो मैं खुद बुलाने वाला था। उस स्कूल मास्टर तुम्हारी नहीं पंडित जी, उस सिलसिले में नहीं। एक चिट्ठी आई है। किसकी चिट्ठी? वही बताने के लिए तो मैंने पंचायत बुलाई है। आप जरूर आइएगा। अच्छी बात है, तुम कहते हो तो जरूर आऊंगा। शाम को जमींदार के घर पंडित तर्क अलंकार और हरिहर भंज सबसे पहले पहुंचे और वहां रस ले लेकर पर निंदा पुराण सुनने और सुनाने लगे। आपको भी बुलवा लिया? अरे भाई, ये मामला क्या है? पूछा कि कैसी चिट्ठी है तो कुछ नहीं बताया। जी, क्या कहा आपने? न जाने कैसी चिट्ठी आई है उसके नाम। कह रहा था कि गांव के 5 आदमी इकट्ठे हों तो मैं बताऊंगा। मुझे मालूम है कैसी चिट्ठी है वो। मालूम है? हाँ। तो बताते क्यों नहीं? अजी क्या बताए जमींदार साहब, दौलतपुर के भुजबल को तो आप जानते ही हैं। हाँ हाँ। उस मास्टर की बड़ी लड़की के ब्याह के लिए उससे 2000 का कर्ज लिया था। उसी का नोटिस वकील ने भेजा है। अब हम सबको बुलवा कर कुछ समझौता करवाना चाहता है। लेन देन में समझौता? ये तो नई बात सुन रहा हूं मैं। भुजबल ने जो कुछ किया है ठीक ही किया है, क्यों तांडव? मगर हमने सुना था कि आपने कुछ समझौता किया था उनसे। उनको कहलवाया था आपने कि अगर वो अपनी बेटी का रिश्ता आपसे कर दें तो आप उनका तमाम कर्ज चुका देंगे। जी हमने नहीं, उसी ने कहलाया था कि लड़की सियानी हो गई है, वर नहीं मिलता। अब कहता है कि लड़की की नजरों में मैं बुढ़ा हो गया हूँ। जी रात के खेलने खाने के दिन है, जिस घर में कहिए संबंध करा दूं। और वो लड़की? नारायण नारायण, वो लड़का है ना स्कूल मास्टर रजत, उस दिन तालाब के किनारे जो मैंने देखा। अरे रजत,
हाँ हाँ भाई, जान पड़ता है कि निवारण ने किसी को छोड़ा ही नहीं है। जमींदार के यहाँ जिन 5 लोगों का जमघट लगा, ये 5 लोग थे स्वयं जमींदार तांडव तरफदार, पंडित तर्क अलंकार, हरिहर भंज, गांव के डॉक्टर बाबू और स्कूल मास्टर रजत। इन सभी की मौजूदगी में पोस्टमास्टर ने उस चिट्ठी का राज खोला। ये चिट्ठी किसी सर जगदीश चंद्र राय ने भेजी है, जिनके पूर्वज इसी गांव के थे। जगदीश राय? समझ गया मैं, तालाब के उस पार वाले रायवंश के ही कोई होंगे। सुनने तो दीजिए शास्त्री जी। पढ़ो निवारण। रजत जी, रात में मुझे कम दिखाई देता है, जरा तुम पढ़कर सुनाओ ना। और फिर रजत ने उस चिट्ठी को पढ़कर सुनाया, या यूं कहें उस राज को खोला जो चिट्ठी में बंद था। माननीय महोदय, राधानगर गांव मेरा जन्म स्थान है और मेरे पूर्वज भी वहीं के थे। आज से 30 साल पहले जब जमींदार के जुल्मों से तंग आकर मेरे पिता माता ने गांव छोड़ दिया था, तब मैं बहुत छोटा था। शहर आकर परमेश्वर की कृपा से उन्होंने व्यापार शुरू किया, जिसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हुई। अंतिम वर्षों में मेरे पिताजी की इच्छा थी कि गांव की उन्नति के लिए कुछ दान किया जाए, पर अचानक हृदरोग से उनका देहांत हो गया और उनकी वो इच्छा उनके जीवन काल में पूरी न हो सकी। जो वो नहीं कर सके, वही मैं अपनी प्यारी माँ के आदेश से करना चाहता हूँ। गांव की उन्नति के लिए कुछ रुपए मैं चिट्ठी के साथ भेज रहा हूँ। गांव में मैं तो किसी को पहचानता नहीं, क्योंकि आप राधानगर के पोस्टमास्टर हैं, इसीलिए आपका सहारा ले रहा हूँ। आपकी नजरों में जो गांव का सबसे ज्यादा ईमानदार और योग्य आदमी हो, उसे आप ये रकम गांव की भलाई के लिए सौंप दे। नतीजा जो भी हो, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। खास कारणों से मैं खुद राधानगर ना आ सका, समय मिलने पर जरूर आऊंगा। आपका जगदीश चंद्र राय। और चिट्ठी के साथ एक चेक है, 5 लाख रुपए। जी 5 लाख। 5 लाख रुपए का जिक्र सुनते ही वहां मौजूद सभी की हालत क्या से क्या हो गई। पंखा जोर से खींचो। पानी, एक गिलास पानी। ओ, जगन्नाथ राय, अपने अविनाश राय का सुपुत्र। अरे तुमने नहीं पहचाना तांडव? वो अपना जग्गा, यह जग्गू। अरे वो मेरे सामने बचपन में नंगा फिरा करता था, मुझे चाचा चाचा कहता था। इस चिट्ठी के मुताबिक चुनाव में वही खड़े हो सकेंगे जिन्हें पोस्टमास्टर साहब नामजद करें। ये उनका हक है। अरे भाई, इसका मतलब तो हम ही लोग हुए ना? क्यों निवारण जी, इस चुनाव में आप 5 जन खड़े हों, यही मेरी इच्छा है। ये तो अगले महीने की 1 तारीख को चुनाव रखिए, यानी आज से 25 दिन के बाद। तब तक ये चेक पोस्टमास्टर साहब के पास रखा जाए। इसके अलावा बड़े बूढ़ों के बीच मेरा आना शोभा नहीं देगा। मैं अपना नाम चुनाव से वापस लेना चाहता हूं। रजत के चुनाव से हटने की बात सुनकर बाकी चारों लोगों की जैसे बाँछें खिल गईं, लेकिन पोस्टमास्टर बाबू को रजत का यह फैसला जचा नहीं। और रजत, गांव के नौजवानों की तरफ से तुम्हारा खड़ा होना बहुत जरूरी है। इसमें बड़ों की कोई बेइज्जती नहीं। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। नमस्ते। पोस्टमास्टर बाबू को चिट्ठी और चेक की बात का फैसला करने के बाद यूं लगा जैसे उनके सर से भारी बोझा उतर गया। बहुत खुश नजर आ रहे हो। तुम्हें कैसे पता चला? अचानक चाय पीने का शौक जो हुआ। बहुत खुश होते हो तो चाय पीते हो। हाँ, पिछली बार शायद उस वक्त चाय पी थी जब बड़ी लड़की का ब्याह पक्का हुआ था। नहीं, उसके बाद एक बार और पी थी जब 5 रुपए लिखी तरक्की हुई थी। अरे हाँ, कल रात मैं तुमसे जिस चिट्ठी के बारे में कह रहा था, उस चिट्ठी के साथ मेरे नाम 5 लाख रुपए का चेक आया है। तुम्हें जरा भी ताज्जुब नहीं हुआ? इसमें ताज्जुब की क्या बात है? 5000 रुपए होते तो शायद होता। जरूर किसी ने मजाक किया होगा। अरे मजाक नहीं, एकदम असली चेक है। और चेक के साथ में चिट्ठी, उसमें लिखा है कि गांव के सबसे अच्छे आदमी को ये रकम दे दी जाए। बस
मैं गांव के 5 दर्जन इकट्ठा करके मैंने चेक उनके हवाले कर दिया। अपने लिए कुछ नहीं रखा? तुम कैसी बातें कर रही हो? उस रकम में से मैं अपने लिए कैसे रख सकता था? रोज इंश्योरेंस मनी ऑर्डर के कितने रुपए मेरे पास आते हैं, उनमें से क्या मैं रख लेता हूँ या रख सकता हूँ? कभी कभी तुम नासमझी की बातें कर जाती हो। हाँ, मैं ना समझ हूँ। मुझे सब क्यों कहने लगी? मैंने तुमसे कुछ पूछा था? मैं तो हमेशा की मरीज हूँ। मेरे लिए नहीं, बेटी का तो कुछ ख्याल किया होता। पैसे के लिए तुम मुझे बूढ़े के हवाले किए दे रहे हो। हाँ, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। हे भगवान, तुम मुझे उठा क्यों नहीं लेते? इस घटना के बाद पोस्टमैन आराधन ने पोस्टमास्टर बाबू से यह कहकर छुट्टी मांगी कि उसे अपनी मां से मिलने जाना है। पोस्टमास्टर बाबू ने उसे छुट्टी दे दी। इसके बाद पर्दे पर जो सीन आया उसे देखकर दर्शक चकित रह गए। लंगड़ाता हुआ आराधन एक आलीशान बंगले में दाखिल हुआ और फिर जैसे कुछ सोचकर वो सीधा चलने लगा। उसका लंगड़ापन जाता रहा और तभी सामने से उसकी मां यानी दुर्गा खोटे आती हुई दिखाई दी। अरे ये क्या वेश बना रखा है? ये तो हराधन का वेश बना रखा है। हराधन? हराधन कौन? तुम वो तो बता दो। ये क्या पागलपन फिर से शुरू कर दिया है तूने? कहाँ था 1.5 महीने से? तुम्हारे ही काम के लिए गया था मैं। मेरा काम? हाँ, तुम्हें याद नहीं? पिताजी की वसीयत के मुताबिक वो 5 लाख रुपए का चेक जो राधानगर मैंने भेजा था, उस वक्त तुम्ही ने कहा था कि ये रुपया किसी गलत आदमी के हाथ में ना पड़ जाए। इसलिए मैं वहां गया, वहां जाके पोस्ट ऑफिस में एक डाकिए की नौकरी कर ली और वहां से छुट्टी लेके अब अपनी माँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ। लेकिन तुझे इस पोशाक में देखकर मुझे बड़ा डर लगने लगता है। डर लगने लगता है? क्यों माँ? कुछ ऐसी ही पोशाक में तेरे पिताजी को वो गांव छोड़ना पड़ा था, इसलिए अब तुझे उस जिंदगी के नजदीक जाके देख मेरा रोम रोम कांपता है। माँ तुम बहुत ही भोली हो। मैं कोई असली डाकिया थोड़ी बन गया हूँ। ये तो एक स्वांग है। देखो तो सही तमाशा क्या क्या होता है। राधानगर गांव का पोस्टमैन आराधन और कोई नहीं, स्वयं जगदीश चंद्र रॉय थे। वही जिन्होंने 5 लाख रुपए का चेक उस खत के साथ भिजवाया था और वे गांव में भेस बदल कर रहते थे क्योंकि उन्हें सही आदमी की परख करनी थी। अपनी मां के साथ एक दिन बिताकर सेठ जगदीश चंद्र रॉय वापस राधानगर लौट आए और फिर से आराधन बन गए। उन्होंने देखा कि गांव का सारा माजरा ही बदला हुआ है। सबसे पहले उन्होंने देखा लालची डॉक्टर यानी रशीद खान को। डॉक्टर साहब, आप मेरे यहाँ? अरे इसमें हैरान होने की क्या बात? सुना तेरी बेटी बहुत बीमार है। मोहल्ले में एक मरीज को देखने आया था, सोचा तेरी बेटी को भी देखता तुम। क्या हालत बना रखी है। अरे मार डालेगा क्या? ये ले गोलियां, खालिस विलायती है। हर 2 घंटे के बाद 1 गोली दे देना है? और कल मैं फिर देखने आऊंगा, अगर जरूरत हुई तो सुई भी लगा दूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब तो सब कुछ मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ, तुम लोग अपना फर्ज याद रखो। क्या समझा? आपकी दया कभी नहीं भूलूंगा डॉक्टर साहब। आप तो सचमुच भगवान हैं। डॉक्टर साहब तो गलती से मृत्युलोक में आ गए, वहां स्वर्ग में इनके लिए हाहाकार मचा हुआ है। पंडित तर्क अलंकार ने जब डॉक्टर का यह ड्रामा देखा तो वे चढ़ गए। आखिर डॉक्टर चुनाव में उनका प्रतिद्वंद्वी जो था, और अकेला डॉक्टर ही क्यों, पंडित जी को तो अपने सारे प्रतिद्वंद्वी खटकने लगे थे। भगवान, सुना तुमने हराधन क्या कह दिया है? तुमसे तो कुछ भी छुपा नहीं है प्रभु। ये डॉक्टर पक्का बदमाश है और भंज 1 नंबर का 420। अब रहा जमींदार, ये बहुत ही भयंकर आदमी है प्रभु, बहुत ही भयंकर है। इन सबों से अकेला मैं कैसे टक्कर ले सकूंगा प्रभु? मुझे नाथ के तो तुम ही नाथ हो। भगवान, कुछ ऐसी माया फिरा दो कि सारे गांव के वोट मुझे ही मिले। अगर ये रकम मुझे मिल गई प्रभु तो तुम्हारा मंदिर सोने से मढ़वा दूंगा, सोने से प्रभु। जय दीपबंधु, जय दयालु, जय दया सिंधु। अगर डॉक्टर अपने मरीजों को और पंडित जी अपने भगवान जी को मक्खन लगा रहे थे तो जमींदार
तांडव तरफदार भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने रजत के सामने एक पेशकश रखी। वो छोटी सी लाइब्रेरी है ना, उसे खूब बड़ी लाइब्रेरी बना दो, औरतों के लिए एक वर्क हाउस बनाओ, और ये करो और वो करो। मेरा मतलब है कि सब कुछ करो। तुम्हें याद है कि गांधी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि तुम्हें तो मालूम है उन्होंने क्या कहा था? मैं कुछ जल्दी में हूं, बाद में किसी वक्त। बात कुछ नहीं रजत, कौम तुम्हारा या मेरा इंतजार थोड़ी करेगी। तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना राइट हैंड बना दूंगा। गांव सुधार के लिए तुम्हें जिस मदद की जरूरत होगी वो मैं तुम्हें दूं। तुम कुछ मत करो, सिर्फ चुनाव से अपना नाम वापस ले लो। ये तांडव की इज्जत का सवाल है। लेकिन अपने लिए थोड़ी पोस्ट मास्टर जी से एक बार पूछकर बताऊंगा। एक दिन शहर से जमींदार तांडव की साली साहिबा अजंता यानी निशी राधानगर गांव आ पहुंची और जब रजत से मिली तो अपना दिल हार बैठी। मगर रजत पर इस शहरी गुड़िया का रंग नहीं चढ़ा। वो तो अब भी मासूम और अल्लड़ सीमा पर दिलोजान से फिदा था। सीमा, एक गाना सुना तुमने? मुझे क्या पड़ी है? जो तुम्हें खुद दावत देने आई थी उन्हीं के यहाँ चले जाते, चाय नाश्ता तो मिलता ही, अंग्रेजी गाना भी सुन लेते। फिर तुम्हें रुलाता कौन? मुझे झूठ मूठ रुला के तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला, ही कैसे कहूँ? तुम्हारे मन की था तो पाली मैंने। प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। सावली सलोनी घटा जब 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 छाई, अखियों में रहना गई, नींदिया ना आई। ओ सजना, बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना, बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। हो सजना। चुनाव में खड़े सभी चालबाजों ने नए नए हथकंडे आजमाने शुरू कर दिए और इन्हीं हथकंडों में एक था रजत और सीमा को सारे गांव में बदनाम करना। घर आकर लोग ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि दूध मरने को दिल करता। कल रात रजत के घर क्यों गई थी? ऐसा क्या जरूरी काम था? इसे मिलना जुलना बंद कर दे। रजत यहाँ आया था, उसे भी मैंने यही कह दिया है।
रोशनी तो रहे मेरे मन के दिए, मेरे मन के दिए, यूं ही घुट घुट के जल तो मेरे लाडले, ओ मेरे लाडले। चुनाव जीतकर 5 लाख रुपए हथियाने के लिए जमींदार, डॉक्टर, पंडित जी और भंज सभी अपनी अपनी तरफ से गांव वासियों को लुभाने में लगे थे। जमींदार साहब ने तो पूरे गांव वालों को एक शानदार न्योता दे डाला। आइए भाइयों, आइए, मुफ्त खाना खाइए। जमींदार साहब की तरफ से सबको न्योता है। शानदार दावत के बाद जमींदार ने गांव वालों के मनोरंजन के लिए अपनी साली साहिबा अजंता का एक नृत्य का कार्यक्रम भी रखा। चलिए भाइयों, अंदर चलकर बैठिए। राधा कृष्ण का जोरदार नाच अजंता कुमारी आप लोगों के सामने अभी अभी पेश करेंगी। चलिए अंदर चलिए। ऐसा शानदार नाच बिना टिकट, बिना दाम। ये बंसी नदिया के तीर मोहे देख के अकेली, मुझको सिखाने आई प्रीत पहेली। नदिया के तीर मोहे देख के अकेली, मुझको सिखाने आई प्रीत पहेली। जिया उलझाए मोहे ललचाए, कित जाऊं हाय बंसी क्यों गाए, मुझे क्यों सताए, ये क्या धुन सुनाए, दूर न जानता है मुझको बुलाए हाय बंसी क्यों गाए। जमींदार साहब गांव वालों को रस और रंग से लुभा रहे थे तो पंडित तर्क अलंकार भी कब पीछे रहने वाले थे। उन्होंने गांव वालों को पटाने के लिए एक नई चाल चली। तो लक्ष्मी भैया बोली, मैं आ रही हूं। आज रात्रि के समय पदम पोखर के पूर्व किनारे आम के वृक्ष के नीचे मैं दर्शन दूंगी। मैंने कहा, माता, मंदिर तो तुम्हारा टूट फूट चुका है, मैं तुम्हें बिठाऊंगा कहा। तुम भैया बोली, बेटा तुझे इसकी क्या चिंता है, मैं अपनी स्थापना स्वयं कर लूंगी। जैसा पंडित जी ने कहा था, उस जगह से सचमुच मां लक्ष्मी की मूर्ति प्रकट भी हुई। लेकिन जब बाद में भंज की नजर उस जगह पर पड़ी तो दरवाजा खोलिए तर्कलंकार जी, मैं हूँ भंज। जी बाबू, इस समय आपके लिए एक भेंट लाया हूँ। भेंट? ये देखिए चने। जी हाँ, चने, फूले हुए चने, काबुली चने। जहाँ से लक्ष्मी जी की मूर्ति निकली थी ना, वहाँ से अब चने निकल रहे हैं। लक्ष्मी जी का ये प्रसाद थोड़ा सा आप रखिए, बाकी सारे गांव में कल बटेगा। ये लक्ष्मी जी की मूर्ति, चने, भंजू बाबू कुछ समझ में नहीं आया। अभी समझ में आ जाएगा। गड्ढा खोदो, चने भर दो, उसमें डालो पानी, फिर लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर मिट्टी से ढक दो। जब पानी से भीगकर चने फूलेंगे, लक्ष्मी जी को मिट्टी से बाहर निकलकर सबको दर्शन देना ही पड़ेगा। कुछ ख्याल में आया आपके? पोस्टमास्टर बाबू ने अपनी बड़ी लड़की के ब्याह के वक्त पड़ोसी गांव के भुजबल से जो कर्जा लिया था, उसे वे चुका नहीं पाए थे। सो आखिर वही हुआ जिसका डर था। चलो अंदर, नोटिस लेकर सरकारी प्यादे आ गए हैं। क्यों? तुम्हारा सामान नीलाम कराने? और क्यों? मेरी स्त्री की तबीयत बहुत खराब है, अगर आप 2 दिन की मोहलत दें तो। सरकारी प्यादे आए हैं तो वो खाली हाथ थोड़े लौटेंगे। चलो अंदर। पोस्टमास्टर के घर का सामान निकाला जाने लगा। सदमे से पोस्टमास्टर बाबू की पत्नी बेहोश हो गईं। सीमा परेशान सी दर बदर दौड़ती फिरी। आखिर भंज ने मदद के लिए रुपयों की पेशकश की। पोस्टमास्टर बाबू भंज की चाल को समझ रहे थे।
वो जानते थे कि इन रुपयों के बदले भंज सीमा को हथियाना चाहता है। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन सीमा आगे बढ़ी और उसने भंज से रुपए ले लिए। पिता का हृदय लरज गया। मैं सड़कों पर मारा मारा फिरूंगा, मैं भीख मांगूंगा, मगर सीमा में तुझे नहीं दे सकता बेटी, मैं तुझे नहीं दे सकता। नारायण नारायण, ये ऐसा ओछा विचार तुम्हारे मन में आया कैसे निवारण? हम लोगों के होते तुम अपनी लड़की को क्यों बेचोगे भला? तुम ये क्यों नहीं सोचते कि ये रुपए तुम कर्ज में ले रहे हो? भंजू बाबू, आप रुपए दे दीजिए भूतल को। ये लो गुजर, और अपने आदमियों के साथ इसी दम यहां से चलते नजर आओ। हाँ। पोस्टमास्टर बाबू के घर की नीलामी रुक गई। और फिर चुनाव का दिन आ गया। खबर मिली है कि हरिहर भंज ने 200 लाख दिलवा। तो क्या हुआ? हमारे भी तो सब तैयार हैं। हाँ, बता दे, हुक्म का इंतजार है। तुम उन सबको ले जाओ चुनाव की जगह पर और उनसे कहो कि छुप कर हमारे इशारे का इंतजार करें, समझे? और तुम जाके जरूर निकलवाओ। जो हुक्म सर। एक एक को देख लूंगा। और फिर देखते ही देखते चुनाव का मैदान मारपीट के मैदान में बदल गया। अफरा तफरी के इसी माहौल में सेठ जेसी रॉय अपने असली रूप में सामने आए और लोगों ने देखा कि एक कार से सूट बूट पहने पोस्टमैन आराधन उतर रहा है। हाँ भाइयों, मैं ही सर जेसी रॉय हूँ। इतने अरसे से जो मैं यहाँ हराधन बना रहा, उसके दो कारण थे। एक तो ये कि मैं अपने गांव वालों के साथ, यानी आप लोगों के साथ रहकर आप लोगों को अच्छी तरह समझूं और अच्छी तरह जान सकूं। दूसरे ये कि 5 लाख रुपए की रकम जो मेरी माता जी ने इस गांव की भलाई के लिए भेजी है, किसी नेक और सही आदमी के हाथ में जाए। ये मेरी पूज्य माता जी हैं। इस गांव में से जिस आदमी को भी आप चुनेंगे, मेरी माता जी वो 5 लाख रुपए की रकम अपने हाथ से उनके हाथ में दे देंगे। इनमें से कोई आदमी अच्छा नहीं है, ये सब बाजी हैं। ये रकम इनको नहीं मिलनी चाहिए, इन्हें तो उल्टे सजा देनी चाहिए। आप लोग जोश में ना आइए, उन लोगों को एक ना एक दिन सजा मिलेगी। आज पैसे की कसौटी पर अच्छे और बुरे की परख हो चुकी। आप ही लोग इस गांव में से एक अच्छे आदमी का चुनाव कर लीजिए। मैं ही अच्छा आदमी हूँ, ये शशि है, ये अच्छा आदमी है, ये करीम चाचा भी अच्छे आदमी है, लेकिन हम अपनी बात नहीं कहते हैं। हमसे भी अच्छा आदमी है और आप सब उसे जानते हैं, और वो है अपना पोस्टमास्टर। सभी पोस्टमास्टर के घर पहुंचे। पोस्टमैन आराधन को जेसी रॉय के रूप में देखकर पोस्टमास्टर बाबू हचकिचा गए। आराधन सर, जेसी रॉय, यानी तुम? नहीं, आप मुझे माफ कर दीजिए दादा, आपके लिए तो मैं आराधन ही हूँ। मास्टर साहब की जय, मास्टर साहब की जय, मास्टर साहब की जय। ये सब लोग मेरी जय क्यों बोल रहे हैं? ये आपको बधाई दे रहे हैं। गांव वालों ने एक मत होकर आपको गांव का सबसे अच्छा आदमी चुना है। ये मेरी माताजी हैं। 5 लाख रुपए की रकम ये अपने हाथ से आपको देंगे। 5 लाख रुपए का चेक पोस्टमास्टर बाबू को ही मिला। सही मायनों में वो ही नेक और भले इंसान थे। सेठ जेसी राय की आंखें नम हो आईं, कुछ इसलिए कि सही आदमी को परखने की खुशी थी और कुछ बिछड़ने के दुख में। आप लोग सब खुश हैं, मगर मैं बहुत दुखी हूं। मेरी लगी लगाई नौकरी छूट गई। उससे भी बड़ा दुख ये है कि आप लोगों को छोड़ के जाना है। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, ये सब चीजें मुझे कहाँ मिली। अच्छा दादा, सेठ जगदीश चंद्र रॉय की कार चली गई। परख पूरी हो चुकी थी। दोस्तों, राजनीति कहानी का अंग बनकर गाहे बगाहे हिंदी सिनेमा के पर्दे पर दिखाई तो देती है, लेकिन अक्सर भौंडे रूप में। लेकिन परख ऐसी निराली फिल्म है जिसे चुनाव की राजनीति पर एक कटाक्ष कहा भी जा सकता है और सहा भी। चुनावी दंगल का जो रूप
बिमल रॉय ने सन 1960 में पर्दे पर उतारा, वो आज भी हमारी व्यवस्था पर तंज करता है। आम में उगे खजूर, नीम में फले हैं आम, आम में उगे खजूर, आम में उगे खजूर, नीम में फले हैं आम, डाकुओं ने जोग लिया, चोर भजे राम नाम। अरे मीठी बात कड़वी लगे, गालियां भली, क्या हवा चली, क्या हवा चली रे बाबा, रुत बदली, शोर है गली गली, 100 चूहे खाए के बिल्ली, हज को चली, क्या हवा चली बाबा, ओ बाबा रुत बदली, ओ बाबा। फिल्म परख को 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। बिमल रॉय को मिला बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, और ये उनका बेस्ट डायरेक्टर का 6ठा और आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड था। इसके पहले 2 बीघा जमीन, परिणीता, बिराज बहू, मधुमती और सुजाता के लिए भी वे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ले चुके थे। अभिनेता मोतीलाल को फिल्म परख के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला, और जॉर्ज डिक्रूज को बेस्ट साउंड रिकॉर्डिस्ट के अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों, आज फिल्म परख की टीम के अधिकतर सदस्य इस दुनिया में नहीं हैं। बिमल रॉय, शैलेंद्र, सलिल चौधरी, जयंत, कन्हैयालाल, दुर्गा खोटे, बसंत चौधरी, असित सेन, रशीद खान, नजीर हुसैन और लीला चिटनीस जैसे कलाकार संसार से विदा हो चुके हैं। लेकिन भूगोल के साथ साथ कला इतिहास की सीमाओं को भी स्वीकार नहीं करती। कलाकार भले ही चले जाएं, उनकी कला हमेशा जीवित रहती है। ठीक उसी तरह जैसे परख जैसी फिल्मों पर पड़ी समय की धूल उनके महत्व को कभी धुंधला नहीं सकती। फिल्म परख की बातें पूरी हुई दोस्तों, और साथ ही पूरा हुआ प्रोग्राम बाइस्कोप की बातें। लेकिन ठहरिए, एक बात बाकी रह गई है, उसे भी सुन लीजिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि फिल्म परख से जुड़ी जानकारियां और आलेख अशोक अय्यर का था, और प्रोग्राम को तैयार करने में सहायक थे PKA नायर। अय्यर साहब का आलेख और नायर साहब की सहायता पाकर बाइस्कोप की बातें प्रोग्राम को प्रोड्यूस किया, और आपको फिल्म परख की बातें भी सुनाई लोकेंद्र शर्मा ने। तो अब बातें भी सचमुच पूरी हो गईं, इसलिए सुनिए ये अंत की सूचना वाला संगीत। बाइस्कोप की बातें फिर सुनिएगा पिटारे में अगले हफ्ते।